फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या करंट अफेयर्स चैनल्स। तो आप लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज PYQ का सेशन रहेगा। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड अभी तक मैंने जितने भी आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ठीक है, यानी कि यूरोपियों का आगमन है ना, विस्तार, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को आज क्वेश्चन और PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक, जितने भी PYQ आज सॉल्व करवाए जा रहे हैं, देखो PYQ को मैंने 2 सेशन में बांटा है। थोड़े आज सॉल्व करवाए जाएंगे, थोड़े कल सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आज और कल दोनों रेडी रहिएगा। लेकिन कल PYQ के साथ मैं सिलेबस भी कवर करवाऊँगी, क्योंकि सिलेबस भी टाइम से कवर करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इससे आप लोगों की माइंड माइंड पावर बढ़ेगी। ठीक है, माइंड एबिलिटी बढ़ेगी, एनालिटिक पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस को विद PYQ कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, और आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता रहेगा। ठीक, तो इसके लिए आपको को करना क्या है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और मेरे साथ डेली बेसिस पर आपको जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को अब इतनी ही बात के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने पहला PYQ ये है। आंसर कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और ना कोई देखेगा। ये PYQ उसी के आधार पर है जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट करिए, करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कुछ भी जो आंसर आ रहा है, जो भी आप लोग को सही लग रहा है, वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे आप लोगों का पता तो चले कि आप लोग किस लेवल पर हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और अपना स्कोर कार्ड खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा टिल द एंड ऑफ द सेशन कि आप लोग कितने फोकस से पढ़ते हैं या कितने नंबर आप लोगों के इस टाइम आए हैं और कितने इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग अब पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 मिनट, पेन की ग्रिप बहुत मोटी है। ठीक है, देखो जिसमें स्टेटमेंट 1 क्या है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसने स्टेटमेंट 2 क्या है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में इसी दिन शुरू किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, उसके बाद आंसर मैं आप लोगों को बताऊँगी। और देख लो ये 2023 का PYQ आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ लीजिए कि इस लेक्चर्स की, इस चैनल्स की कितनी रिलेवेंसी हो सकती है आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है और स्वदेशी आंदोलन 1905 में इसी दिन शुरू भी किया गया था। ठीक है, तो आप लोग स्टेटमेंट ए के साथ जाएंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देख लीजिए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है। यह दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में चुना गया था, जिसने घरेलू उत्पादों और हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया था। इसलिए कथन दोनों सही है। ठीक, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगर मैंने आप लोगों को स्वदेशी आंदोलन अभी तक नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप लोग देख लीजिए। देखो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। स्टार्टिंग डेट तो आप लोगों को पता चली गई कि 7 अगस्त 1905 स्टार्टिंग डेट थी। ठीक है, तो 1905 आप लोग याद रखोगे। लेकिन अब अगर देखें तो इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को आर्थिक चोट पहुंचाना, यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और अगर इसमें शामिल व्यक्ति देखा जाए तो इसमें कौन कौन शामिल था। इसका नेतृत्व प्रमुख लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, तो और अरविंद घोष। ठीक है, तो आप लोग इतने लोगों का नाम याद रखेंगे, इन प्रमुख विस्तारक का, यानी कि नेतृत्वकर्ता का। ठीक है, अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ हुआ था। बंगाल से शुरू हुआ था इसका विस्तार। बंगाल से शुरू होकर आंदोलन या मुंबई, पुणे और पंजाब, मद्रास तक फैला था। तो इतनी बात आप लोग स्वदेशी आंदोलन के तहत अब याद रखोगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। ठीक है,
देखो मैं PYQ इसलिए भी लेकर आती हूँ कि जो चीज़ मुझसे सिलेबस में पढ़ाना छूट गई है वो आप लोगों को इसके तहत कवर करवा दी जाएगी। ठीक है, तो PYQ का एक हमेशा से बेनिफिट ये भी होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि PYQ और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कितना सिलेबस हमको कवर करना है। ठीक है, कोई नहीं जानता कितना मुझे पढ़ना है, इसलिए अगर आप PYQ और MCQ सॉल्व करते जाओगे तो जो नई चीज़ आएगी वो आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहो, वो भी पढ़ते रहो। एंड में क्या होगा कि सारा सिलेबस आप लोगों को कवर हो चुका होगा। जितने ज़्यादा PYQ जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व होंगे आप लोगों का सिलेबस पर पकड़ उतनी ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आंसर कोई नहीं देखेगा। अब फिर से देखो, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को लेकर ये भी है। अब इसको आप लोग सॉल्व करने की क्षमता में हो, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी बताओ, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ना भूल गया। तो क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की थी। स्टेटमेंट 1 क्या है, इसने स्वदेशी कारीगर शिल्पों और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से दोनों कथनों में से कौन से सही हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और भारतीय स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। कथन 1 में आंदोलन ने स्वदेशी कारीगर शिल्पों और उद्योगों के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि लोगों ने स्थानीय रूप से निर्मित सामानों को प्राथमिकता दी, जिससे इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल सही। कथन दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE की स्थापना 1906 में स्वदेशी आंदोलन का एक भाग के रूप में की गई थी। ये भी सही है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण और साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते हो। ठीक, तो स्टेटमेंट सी सही हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 2021 का पूछा हुआ PYQ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अमरकोट की निजामत हैदराबाद राज्य से निकली। ठीक, दूसरा क्या है, मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य से निकला। तीसरा क्या है, रोहिलखंड साम्राज्य अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों से बना था। आप लोग इसका स्टेटमेंट यानी कि इसका आंसर देने की कोशिश करो। मैं रुक रही हूँ 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी, सिर्फ केवल 2 ही सही है। ठीक, सही पूछा गया था। ठीक, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अमरकोट की निजामत कर्नाटक के नवाब कर्नाटक के विशाल मुगल सूबा से उभरी और हैदराबाद से अगली थी। ठीक है, तो आप लोग पहला स्टेटमेंट देख सकते हैं गलत है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, अमरकोट की निजामत हैदराबाद से निकली, तो हैदराबाद इसमें रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कर्नाटक से निकली। ठीक, तो आप लोग अब इसको याद रखेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट दूसरा तो सही है ही, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना 15वीं सदी के वाडियार और विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक जागीरदार राज्य के रूप में की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा जब हैदर अली और टीपू सुल्तान का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद कथन तीसरा गलत है, क्योंकि रोहिलखंड की स्थापना 18वीं शताब्दी के आरंभ में दाऊद खान के नेतृत्व में अफगान सरदारों द्वारा की गई थी, ना कि अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों को। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्यूरीज थी अब रिजॉल्व हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, सब लोग अपने क्वेश्चंस और उसके आंसर और अपना स्कोर कार्ड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से स्पष्ट करता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जब मैं पढ़ा दूंगी तो फिर से ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने PYQ के फॉर्म में एक बार ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए क्या है कि भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हो गए। दूसरा क्या हुआ कि भारतीय वस्त्र उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनों का प्रयोग होना शुरू हो गया। तीसरा क्या हुआ कि देश के कई हिस्सों में रेल लाइनें बिछाई गई।
और डी क्या था कि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से स्पष्ट करता है। आप लोगों को उसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हो गए थे। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, औद्योगिक क्रांति, अब इसका एक्सप्लेनेशन के जरिए आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हो कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति पर भारत का मुख्य प्रभाव पड़ा, जिसमें क्या था कि भारतीय पारंपरिक कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन था। इस अवधि के दौरान ब्रिटेन में मशीनों द्वारा उत्पादित सस्ते माल ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी, जिससे क्या हुआ कि स्थानीय बुनकर कारीगर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गए। इसलिए विकल्प बी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत में आधुनिक वस्त्र मिले 1850 के दशक में ही उभरनी हुई, ना कि 19वीं सदी में। ऑप्शन सी भी सही नहीं है, क्योंकि भारत में पहली रेल लाइन 1853 में बिछाई गई थी। ठीक है, और ऑप्शन डी भी सही नहीं, क्योंकि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की मुक्त व्यापार नीति में भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के सस्ते आयात की अनुमति दी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से इसमें एक पीवाईक्यू में और बनाती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन और बनाती हूँ कि पहली लाइन तो 1853 में बिछाई गई थी, पर स्थान बता सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? स्थान और राज्य बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन 2019 का आया हुआ है। 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में क्वेश्चन पूछता है। 2 बार आप लोगों को 1813 मतलब सारे चार्टर एक्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसका आंसर आप लोगों को देने के लिए आसानी होगी। देखो, ये पढ़ा तो है ही, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या है, इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा क्या है, इसने कंपनी द्वारा धारित भारतीय क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। और तीसरा क्या है कि भारत के राजस्व को अब ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रित किया जाता था। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आप लोगों को ऑप्शन में है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 और 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 and 2 सही है। ऑप्शन तीसरा क्यों नहीं सही है, चलिए देखते हैं। देखो, 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में इस प्रकार कथन है, क्योंकि कथन एक सही है, क्योंकि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन के साथ एकाधिकार को बहाल रखा। कथन दूसरा सही है, क्योंकि इस अधिनियम ने कंपनियों द्वारा धारित भारतीय क्षेत्रों और ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। ये बात भी सही है। और तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि भारत के राजस्व ब्रिटिश संसद का नियंत्रण 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था, ना कि 1813। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट से चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक, जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हो। ठीक है, मैं उसको पूरा रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। चलिए देखते हैं। ओके, 2018 का पीवाईक्यू, ठीक है, यूपीएससी का, ठीक, और पढ़ाए हुए सिलेबस से। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है? 18वीं सदी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं कौन सी थीं? ऑप्शन ए में है कच्चा कपास, तिलहन और अफीम। ऑप्शन बी में है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। ऑप्शन डी में तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। ऑप्शन डी में कपास, रेशम, सॉल्ट मीटर को सोरा भी बोलते हैं, सोरा, है ना, सोरा और अफीम। आप लोग अगर थोड़ा मतलब जानते होंगे या थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट करती हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी है, जो आप लोगों को ऑप्शन देख कर ही पता चल रहा होगा, क्योंकि कच्चा कपास, तिलहन, ठीक है, कच्चा कपास तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत नहीं लेकर आई। ठीक है, मतलब कभी इससे निर्यात नहीं किया। चीनी नमक का कोई सवाल ही नहीं उठता। चीनी नमक का सवाल उठता है, यानी कि जस्ता का सवाल नहीं उठता। जस्ता और सीसा, ये सब, तांबा, चांदी, सोना, इन सब का कोई सवाल नहीं होता। मसाले और चाय तो आप लोगों ने फिर सुना होगा। ठीक है, लेकिन इन सब में से आप लोगों ने सारी चीज़ें सुनी होंगी। ठीक है, कपास, रेशम, सोरा, अफीम, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। ठीक, चलिए एक बार
सॉरी, इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। कपास, रेशम, सॉल्ट मीटर और अफीम बंगाल से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में से थी। ठीक, और अफीम शामिल थे। अफीम चीन में अच्छी मांग वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु थी, जबकि सोरा उत्पादन पटना जिले में प्रचुर मात्रा में होता था और यह भी एक प्रमुख निर्यात था। ये वस्तुएं 18वीं सदी के मध्य में कंपनी द्वारा व्यापार की पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज़ थी। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, देखो 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी भी है, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे, तुरंत दोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत में की अनुबंधित सिविल सेवा की स्थापना की, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? आप लोगों को 3 या 4 बार तो मैंने पढ़ाया ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक, ऑप्शन ए क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी वेलेस्ली यानी कि वेलेस्की। ठीक, ऑप्शन सी कार्नवालिस या ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। आप लोगों को पता होना ही चाहिए इसका आंसर। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी कॉर्नवालिस सही आंसर है। ठीक है, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने अनुबंधित सिविल सेवा की शुरुआत की, जिसके लिए अधिकारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने से रोकने के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। उन्होंने प्रशासन को पेशेवर बनाने के लिए वेतन भी बढ़ाया और कंपनी के वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार और आधुनिकीकरण किया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन लेटेस्ट PYQ ऑफ द ईयर यानी कि 2025। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। पपीता, अनानास, अमरूद, इन तीनों में से यानी कि कितने 16वीं सदी और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सभी 3। ठीक है, चलिए, पपीता, अनानास, अमरूद तीनों ही 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे। ये फल मूल से उष्णकटिबंधीय यानी कि अमेरिका में मैक्सिको और मध्य दक्षिणी अमेरिका के हैं। पुर्तगाली व्यापारी इन्हें अपने समुद्री व्यापार मार्गों और बस्तियों के माध्यम से भारत लाए थे, जहाँ ये भारतीय कृषि और भोजन संस्कृति का हिस्सा बन गए। ठीक है, अब आप लोग याद रखोगे। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग कमेंट बता सकते हो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि पुर्तगाली भारत में और कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को चीज़ें रिमेंबर हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ये सिर्फ PYQ सेशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन नहीं है, ये आप लोगों का रिवीजन सेशन भी है, एनालिटिक पावर डेवलपिंग सेशन भी है। ठीक है, और आप लोगों का मेमोरी बूस्टर सेशन भी है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट आप लोगों का है 2025 का। पढ़ा चुकी हूँ 2 या 3 बार। ठीक है, आप लोग इसका आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? पेरियार, EV रामास्वामी नायकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भास्कर जाधव या दिनकर राव जवलकर। जल्दी से इसका आंसर 1 मिनट में देने की कोशिश करो, मैं वेट कर रही हूँ। क्या होगा इसका आंसर? ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए है, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया भी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार। पेरियार, EV रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना 1925 ईस्वी में की थी। रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है, तमिलनाडु स्थान भी याद रखोगे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता प्राप्त करना, जाति व्यवस्था को समाप्त करना और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना। पेरियार ने तर्कवाद, व्यक्तिगत गरिमा, तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया और यह आंदोलन दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो चुकी हैं।
अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसको आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहले तो बताओ प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, ठीक। तो आप लोग पहले इसका आंसर दोगे। दूसरा इसका आंसर क्या दोगे कि यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ, है ना, किस संधि के तहत समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। तो मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊँगी आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो क्या बताया था कि 1746 से 48 का इसका टाइम पीरियड है ना। 1746 से 48 का इसका टाइम पीरियड है। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, अगर उसकी बात करें तो एक्स ला सापेल, है ना, एक्स ला सापेल की संधि के तहत ये समाप्त हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक। चलिए अब आगे आगे के पीवाईक्यू कल रखते हैं, ऐसे लिखना सही नहीं है। मैं आप लोगों को ला कर दिखाऊँगी तब आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। कल का सेशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे ज्वाइन करिए। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एक सही अप्रोच के साथ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आप लोगों का गाइडेंस करने के लिए मैं ऑलवेज तैयार हूँ, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, शुक्रिया।